अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और उन अपडेट्स न्यूज़ के ऊपर मेरा एनालिसिस होता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ ये भी कहता हूँ कि आपने मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, ना ही मैं कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आपकी तरह मैं भी क्रिप्टो मार्केट को स्टडी करता हूँ और बीइंग अ जर्नलिस्ट उसको एज अ न्यूज़ मटीरियल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कल मैंने वीडियो बनाई और आप दोस्तों को कहा, कुछ मैंने फैक्टर्स आपको दो क्रिप्टो मार्केट की शॉर्ट टर्म में जो और मिड टर्म में जो प्राइस मूवमेंट है उसको मैंने गेस करने की कोशिश की। दो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से मैंने मार्केट का जायज़ा लिया। एक मैंने आपको बताया कि कुछ मार्केट में ऐसे चेंजेस हैं, फंडामेंटल चेंजेस हैं, जिसको देखते हुए ऐसे लगता है कि मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म हमें बैरिश ही नज़र आएगी। और साथ मैंने कुछ ऐसे भी पहलुओं का जायज़ा लिया जिसमें मैंने आपको ये बताया कि शायद मार्केट जो है वो पंप करे, शायद वो बुलिश हो। अच्छा, मार्केट ने 2 दिन पहले अपना ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन टोटल मार्केट कैप, तकरीबन 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी थी आज से 2 दिन पहले। अभी वो सरमायाकारी कम हो के मार्केट जो है थोड़ी सी फिर बैरिश हुई है। मार्केट क्यों दोबारा लो प्राइस मूवमेंट दिखा रही है, उसके बारे में जो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसकी एक अनाउंसमेंट हुई है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। लेकिन इस वक्त जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है, उसमें जो ट्रस्ट वॉलेट का अपना टोकन है TWT, मैंने ऑलरेडी ये बाय किया हुआ है। मेरा ख्याल है 82 सेंट पे जब था तो मैंने इसको बाय किया था। उसके बाद इसकी मार्केट अच्छी खासी क्रैश हुई, इवन के 50 सेंट तक चलेगी। तो अब मैं इस वेट कर रहा हूँ कि कैसे ये $1 को क्रॉस करे तो फिर मैं इसको कैश आउट करवाऊंगा। मैं इसको लॉन्ग टर्म क्यों होल्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूं कि ट्रस्ट वॉलेट की कोई यूज़ केस नहीं है। इवन ट्रस्ट वॉलेट का जो अपना ऐप है, जो अपना पर्सनल वॉलेट है, जिसको नॉन कस्टोडियन वॉलेट बोलते हैं, उसके अंदर भी फीस की ट्रांजैक्शंस के लिए आपको मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स के टोकन को मूव करने के लिए उस चेन का बैलेंस होना लाजमी चाहिए आपके पास। तो वहां भी इसका यूज़ केस नहीं है। तो इसकी प्राइस जो है टोटली स्पेकुलेटिव है। इस वजह से मैं इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो खुद भी मैंने एंट्री की है। आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका स्कैम स्कूम का कोई ऐसा मसला नहीं है। ट्रस्टेबल क्रिप्टो करेंसी है, जहां कहीं आप सपोर्ट देखें वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं, और जहां कहीं प्रॉफिट देखें 10% 20%, वहां से आप मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। उसके अलावा और भी दीगर कुछ क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस हैं। ऑलमोस्ट यूँ समझ लेंगे मार्केट की कुछ करेंसीज ऐसी हैं जो कि ऑलमोस्ट 10% गेन कर ली हैं, उनमें से कई ऐसी हैं जो 10% जो है वो क्रैश की हैं। ठीक है, BTC की बात की जाए तो BTC आपको जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, उम्मीद की जा रही थी कि अगर ये 45,000 को ब्रेक कर देता है तो फिर शायद बिटकॉइन जो है अगला सफर अपने 50,000 की प्राइस को जारी रखेगा। लेकिन वो जो प्राइस का पंप था, जो मैंने आपको कल की वीडियो में डिस्कस किया कि ये जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो डेवलपमेंट्स हो रही है, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, उस वजह से एक नई होप बन रही है, शायद क्रिप्टो मार्केट जो है वो अच्छा खासा बूम करे। अब उसमें थोड़ा सा ठहराव आया। क्यों आया कि जो अमेरिका की फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरेमी पॉल, उन्होंने कल फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया कि अगले 2 हफ्तों में, यानी जैसे मैंने आपको कल की न्यूज़ में बताया कि मार्च के महीने में ही जो अमेरिका है उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं। उससे मैंने कल डिटेल डिस्कस किया था कि उससे क्या इम्पैक्ट होगा अमेरिकी इकोनॉमी के ऊपर। उसका इम्पैक्ट दीगर जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसीज मार्केट, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे इन्होंने अनाउंसमेंट किया है उसके बाद मार्केट में थोड़ा फिर ठहराव आ गया। अब ये ठहराव जो है, ये चीज़ मार्केट में देखी जा रही है, क्या ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उधर यूक्रेन और रशिया की वजह से, वो डेवलपमेंट्स जो है वो ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या उधर मजीद कोई ऐसी डेवलपमेंट्स होगी जिससे मार्केट पंप करेगी, या कि मार्केट इसी तरह रहेगी। अगर, मैं दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूं अगर, और मैं ये भी दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो, अगर तो यूक्रेन और रशिया के दरमियान वाली टेंशन में कोई ऐसा चेंजेस नहीं आता जिससे मार्केट को एक और बूम, एक और पंप मिले, तो मैं दोबारा उसी पे स्टैंड करता हूं कि हमें बिटकॉइन की प्राइस और क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस जो हैं वो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में आइंदा साल 2 साल तक क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस ज़्यादा ऊपर जाती हुए नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उनकी बेस पे कह रहा हूँ, लेकिन ओबियसली जब मार्केट, ये खसूसन जो क्रिप्टो मार्केट है, जब कभी इसने मोमेंटम पकड़ना होता है तो ये सारे फंडामेंटल्स, ये सारे असेसमेंट जो है वो सारे एक साइड पे हो जाते हैं और ये मार्केट अपना रास्ता खुद बनाती है। अच्छा, ये एक न्यूज़ थी जी, यूरोपीय यूनियन, आपको पता है कि जैसे मैंने आप
आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कई वीडियोस में कि अमेरिका यूरोपीय यूनियन के साथ मिलके रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है। उस हवाले से रशिया ने ये मार्केट में जो एनालिस्ट है वो कह रहे थे कि भाई अगर आप इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे तो रशिया जो है वो क्रिप्टो मार्केट को एज अ टूल यूज़ करेगा और उससे अपनी जो इकोनॉमिक परेशानियां हैं उससे अपने आप को बाहर निकालेगा। ये न्यूज़ आई थी, यूरोपीय यूनियन इज टेकिंग मेजर्स अगेंस्ट रशिया यूजिंग क्रिप्टो टू बाईपास सैंक्शन। यानी अगर रशिया इस इकोनॉमिक सैंक्शन को बाईपास करने के लिए क्रिप्टो को यूज़ करता है तो यूरोपीय यूनियन उसका भी नोटिस लेगा। अब ये नोटिस ले कैसे सकता है, मैं ये बड़ी हैरानकुन न्यूज़ है। इस वजह से मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूं कि अभी भी जो रवायती फाइनेंशियल सेक्टर में बैठे हुए लोग हैं वो ये समझते हैं कि शायद क्रिप्टो मार्केट को वो जब चाहे मर्जी बैन कर सकते हैं। नो सर, नो। ये क्रिप्टो मार्केट जो है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, यू कांट कंट्रोल इट। ये हमारा रवायती बैंकिंग सेक्टर नहीं है जहां जिसका दिल चाहे आप अकाउंट बंद कर दें। आपने सब ने मिलके स्विफ्ट जो सिस्टम है यूरोपीय यूनियन ने उसको कट ऑफ कर दिया रशिया को उससे, स्विफ्ट से। तो वो रशिया अगर क्रिप्टो मार्केट की तरफ जाता है या कोई और मुल्क जाता है जो कि अपने फैसला साजी करता है, रिगार्डलेस के वो सही है या गलत, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो ऐसे करता है तो आप क्रिप्टो मार्केट में किसी को भी, हाँ आप ये कर सकते हैं जो आपकी सेंस बनती है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर जो ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस या ऐसी क्रिप्टो सर्विसेज जिन्होंने लाइसेंस लेके आपसे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आप बंद कर सकते हैं कि जी कोई भी हमारा शहरी, बेशक वो रशियन है या हमारा अपना कौमी शहरी है, उसकी आप ट्रांजैक्शन जो हैं इस फलां कंट्री तक नहीं जानी चाहिए। तो आप उनको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, यू कांट कंट्रोल द होल क्रिप्टो मार्केट। तो ये इस तरह की गिदड़ फपकियाँ देना, इसकी बजाय जो मैं बार बार हर वीडियोज़ में दोहराता आता हूँ कि अगर रवायती फाइनेंशियल सेक्टर ने सर्वाइव करना है, उन रवायती फाइनेंशियल सेक्टर से वाबस्ता लोगों ने अपने आप को सर्वाइव करना है तो दे मस्ट हैव टू गो अलोंग विद क्रिप्टो मार्केट। इसके साथ चलें, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें तो आपके सर्वाइवल के लिए दुरुस्त होगा। अच्छा, उसके बाद ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, इन्होंने अनाउंसमेंट की डोज कोइन एक्सीडेड रशियन रबल। अब इन्होंने चूंकि डोज कोइन को भी एक्सेप्ट करना शुरू किया डोनेशंस में, तो उस वजह से इन्होंने थोड़ा सा अप्रिशिएट किया, इलन मस्क को टैग किया और जो बिली मार्कस हैं जो डोज कोइन के ऑनर हैं उनको इन्होंने टैग किया। और उसके फ़ौरन बाद जनाब इनको डोज कोइन की कम्युनिटी की तरफ से भी फंडिंग हुई। तकरीबन मेरा ख्याल है $55,000 तो डोज कोइन कम्युनिटी ने इनको फंडिंग किया। और उसमें ये देखें बिली मार्कस ने नीचे ट्वीट भी किया, सेंड सम, इन्होंने डोज कोइन सेंड किया। डोज कोइन फॉक्स आर नॉट यूजुअली रिच। बिली मार्कस का कहना है कि हमारे जो डोज कोइन होल्डर्स हैं वो कोई इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन डोज कोइन चूँकि वो छोटी मोटी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है तो इस वजह से जितना भी है हमने कंट्रीब्यूट किया है। तो बिली मार्कस साहब की इस बात से इत्तेफाक पता नहीं आप लोग करते हैं, यानी मैं तो नहीं करता, कि डोज कोइन के होल्डर जो हैं वो गरीब हैं। डोज कोइन के होल्डर तो अच्छे खासे मिलियनेयर बनाया डोज कोइन ने, जैसा शिबा कोइन ने बनाया। ठीक है, आगे जी, हाँ एक चीज़ कल ट्विटर पे एक थोड़ी सी अजीबो गरीब बदमज़गी सा इन्वायरमेंट बन गया कि यूक्रेन ने, चूँकि आपको याद है जब डोनेशंस के लिए वॉलेट्स दिए थे तो उसमें इन्होंने ट्रॉन के यानी TRC20 USDT के ज़रिए भी, टेथर के ज़रिए भी इन्होंने पेमेंट्स एक्सेप्ट की थी। तो उसमें ऑलमोस्ट जस्टिन सन जो है फाउंडर इनके, इन्होंने बड़ा एतराज़ किया। इन्होंने कहा जी हमने भी तकरीबन $1.2 मिलियन जो है वो डोनेशंस कलेक्ट किए हैं आपके लिए, और आपने अभी ये जो एयर ड्रॉप करना है, यूक्रेन अब एयर ड्रॉप करेगा उन डोनेटर्स को जिन्होंने यूक्रेन को इस मुश्किल वक्त में डोनेशंस किए हैं। अभी इन्होंने कोई बताया नहीं है कि वो एयर ड्रॉप किस किस्म का होगा, क्या जब ये अपना कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे उसका एयर ड्रॉप करेंगे, या कि कल को जो डोनर्स हैं उनको ये टैक्स में कोई रिलीफ वगैरह देंगे जब ये टेंशन वगैरह ख़त्म होगी। ये तो डिटेल अभी इन्होंने शेयर नहीं की है, लेकिन ये एयर ड्रॉप लाजमी करेंगे डोनर्स को। अगर आपने किया है तो ओबियसली आपको भी शायद ये एयर ड्रॉप जो है वो क्लेम करें। अच्छा, कल जनरल असम्बली में ये इशू जो है पॉलिटिकल ग्लोबल इशू है, इसको आम ना लें। यही वजह है कि इसकी वजह से मार्केट जो है हाईली वोलाटाइल है, सारी मार्केट जो हैं। कल जनरल असम्बली जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली है वहाँ पे एक करारदाद पेश हुई है जिसमें ऑलमोस्ट 141 ममालिक ने यूक्रेन के हक में जो है वो वोट पास किया है, जबकि ऑलमोस्ट
5 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपोज किया उस करारदाद को, जिसमें बेलारूस है और कोरिया है, अरिट्रिया है, रशियन फेडरेशन उन्होंने तो करना ही था, और सीरिया है। सीरिया ने भी रशियन को सपोर्ट किया। अच्छा, अब इसमें मेरी दिलचस्पी वाली चीज़, जो न्यूट्रल कंट्रीज रही हैं, जो एब्सेंट रही थी इस वोटिंग के दौरान, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। मैं चाहता हूं कि मेरा तो स्कोप इतना नहीं है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, क्योंकि मैंने स्टडी किया हुआ है एकेडमिकली, 1 ईयर का मैंने कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा हासिल किया हुआ है इंटरनेशनल अफेयर्स में। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का न्यूट्रल रहना गो के हमें एक साइड पे तो बिल्कुल सही, हमें किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे गए, उन्होंने जाके कहा कि मज़ाकरात ही हल है, लड़ाई झगड़ा जो है हल नहीं है, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक साइड पे ये भी मेरा ख्याल है सोचना हमें पड़ेगा कि क्या हमें गुड और बैड का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। हम कौमी मफादात को अगर देखें कि भाई हमारे कौमी मफाद में यही था कि हम न्यूट्रल रहें, लेकिन हम कौमी मफादात एक साइड पे, लेकिन गुड और बैड का फैसला एक साइड पे, ये करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से हम ग्लोबल कम्युनिटी से सपोर्ट तलब करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जैसे यूक्रेन में लोग इस वक्त पूरी दुनिया को पुकार रहे हैं कि वो उनकी हेल्प करें, इसी तरह हमारे कश्मीरी भाई भी चीखों पुकार कर रहे हैं कि उनकी कोई हेल्प करे। इसी तरह हमारे फ़लस्तीनी जो मुसलमान बहन भाई हैं वो भी पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, और सारी दुनिया बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही है अपने अपने कौमी मफादात के तहत। हमारे कश्मीर के इशू को सब कुछ जानते बूझते भी उसको रिजॉल्व नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि सबके अपने अपने कौमी मफादात हैं। अगर हम एक साइड पे कौमी मफाद को जहन में रख के इस मौके के ऊपर गुड और बैड चूज़ करने की बजाय हम न्यूट्रल रहेंगे, तो फिर हमारा ये जो स्टांस है जो हम दूसरी दुनिया की तरफ देखते हैं अपने इश्यूज़ के हवाले से, तो फिर इसका मतलब है हम उसको भी जस्टिफाई करेंगे। जो दुनिया हमारे कश्मीर के इशू के ऊपर आंखें बंद करके बैठी हुई है, तो हम एक्चुअली उनको काउंटर आर्ग्यूमेंट करके हम अपने ही केस को मेरा ख्याल है कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये हमारा काम नहीं है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि मैं उतना मेरा एक्सपोजर नहीं है, उतना मेरा स्टेचर नहीं है कि उसके ऊपर मैं अपनी ओपिनियन का इजहार करूं, कोई जजमेंट दूं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता हूं, इट्स एन ओपन फॉर डिस्कशन। अगर इस हवाले से आप कोई मेरी रहनुमाई करना चाहें या मेरी कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहें तो लाजमी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सैमसन माओ, इनको आप नहीं जानते तो मैं गूगल पे इनकी पिक्चर खोली है, ये देखें। ये इनको सैमसन माओ कौन है? ये एल सल्वाडोर में, आपको याद होगा मार्च के महीने में मैंने आपको बताया था कि एल सल्वाडोर ने $1 बिलियन बिटकॉइन बैक्ड बॉन्ड्स इशू करना है, और उस सारी स्कीम के पीछे जो मेन बंदा था वो ये सैमसन माओ है। ये ब्लॉक स्ट्रीम से इन्होंने स्टेप डाउन किया है। अब मार्केट में इस न्यूज़ का आपके साथ क्या ताल्लुक है? मार्केट में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि अब यहाँ, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक स्ट्रीम ने, सैमसन माओ ने, जो एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया है, वहाँ पे लाइटिंग नेटवर्क के ज़रिए जो पेमेंट्स जो हैं वो आम शहरियों तक बड़ी आसान बनानी, उसमें इस कंपनी का, ब्लॉक स्ट्रीम का, सैमसंग माओ का बहुत किरदार है। फिर आगे जो $1 बिलियन की बात है उसमें भी इनका बहुत किरदार है। अब इनका ब्लॉक स्ट्रीम से हट के और जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो ये मार्केट में ये अफवाह है कि शायद एल सल्वाडोर की तरह और भी दीगर जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ कांटेक्ट में हैं कि आएँ, जिस तरह का आपने सेटअप, जिस तरह का मॉडल आपने एल सल्वाडोर में किया है, इसी तरह का सेटअप, इसी तरह का मॉडल हमारी कंट्री में भी अडॉप्ट करें। और कहा यह जा रहा है, मार्केट में ये अफवाह है कि शायद और कंट्री जो है हमें आइंदा चंद महीनों के अंदर अंदर बिटकॉइन को बिल्कुल इसी तरह, इसी पैराए पे चलती नजर है जिस पैराए पे, जिस पाँव पे एल सल्वाडोर चला है। तो अगर ऐसा होता है तो ये भी बिग मूवमेंट है, और बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की अडॉप्शन है ये हाइपर अडॉप्शन की तरफ मार्केट जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनका क्रिप्टो इकोनॉमी ETF, ये बिलियनर हैं जी, चार्ल्स श्वाब। इनकी कंपनी ने भी BTF क्रिप्टो मार्केट में अपना ETF की सर्विसेज प्रोवाइड करने की, गो के बराह रास्त इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो क्रिप्टो मार्केट में नहीं करनी है, लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट की कंपनीज हैं, जैसे कॉइन बेस है, कॉइन कहने को तो एक क्रिप्टो कंपनी है, क्रिप्टो से रेलिवेंट एक क्रिप्टो बेस्ड कंपनी है, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज में भी अपने शेयर्स वगैरह सेल आउट करते हैं। तो इनका ये जो 7.5 ट्रिलियन इस वक्त क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल कैप है वो 2 ट्रिलियन के राउंड अबाउट है, और जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था उस वक्त तकरीबन 3
3,000 अरब डॉलर पे टोटल मार्केट कैप गया था। सिर्फ इस एक कंपनी के पास, सिर्फ एक कंपनी के पास 7.5 ट्रिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट एक का सरमाया है। और उसका ये कह रहे हैं कि 80% क्रिप्टो मार्केट से रेलिवेंट जो कंपनीज हैं उनके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये भी एक तरह की गुड न्यूज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज हैं, शायद मेरा ख्याल है फिडेलिटी, उनके पास भी ट्रिलियंस की सरमायाकारी है जो कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। अच्छा जी, फॉर्मर कंसेंसस एम्प्लॉयज फाइल फॉर ऑडिट। इन्होंने कंसेंसस किसका है? ये जो आप मेटामास्क वगैरह यूज़ करते हैं, मैं बल्कि जोसेफ ल्यूबिन इनका नाम है। मेटामास्क ये कंसेंसस ने डेवलप किया है। इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं जी कि इन्होंने जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड्स वगैरह अपना उसमें टेम्परिंग की है। इनके एम्प्लॉयज़ जो है उन्होंने कहा है कि कंपनी का ऑडिट किया जाए और हमारे साथ जो है वो सही सलूक नहीं हुआ। माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं कंसेंसस के, उनको डैमेज करने की कोशिश की है, जिसमें जो लार्जर शेयर होल्डर हैं उनको बेनिफिट देने की कोशिश की है, जिसमें से ये जोसेफ ल्यूबन भी हैं। ये जोसेफ ल्यूबन इथेरियम के को फाउंडर भी हैं, आपको ये भी बताता चलो मैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैं चीज़ आपको स्टार्ट में बताना भूल गया। लास्ट में मैं आप दोस्तों को ये कहूँगा कि अगर आपके पास $1,00,000 इस वक्त मौजूद है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, इन क्रिप्टो जो लेयर 1 ब्लॉक चेन्स हैं, क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं, लेयर 1 ब्लॉक चेन, जिसमें इथेरियम, टेरा लूना, बाइनांस, फैंटम, एवलांच, सोलाना, इन ब्लॉकचेन के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें। और मैं आपको मतलब आई एम मोर देन 80% श्योर कि आप विद इन 5 ईयर $1 मिलियन अर्न कर सकते हैं। आप आपकी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, अगर आप $1,00,000 इस पे इन्वेस्ट करें तो आइंदा 5 सालों के अंदर अंदर वो $1 मिलियन हो सकता है। क्योंकि जो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन डेवलपमेंट्स के ऊपर मैं नज़र डालूं और जिस तरह मार्केट की वोलेटिलिटी है उसको देखते हुए मैं देखूं विद इन 5 ईयर्स आपका $1,00,000 आपका $10,000 के, $10,000 नहीं, तकरीबन $1 मिलियन हो सकता है। उसमें करना, देखें मैं आपको मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ। अगर आपके पास $1,00,000 है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कम अज़ कम आपके पास 10 इथेरियम लाजमी होना चाहिए। 5 साल के लिए छोड़ दें उसको। जैसे ही इथेरियम ने अपने इथेरियम 2.0 में अपग्रेड करना है तो इसकी प्राइस को मैसिव पंप आएगा कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो अगर आपके पास, इमेजिन करें कि इस वक्त इथेरियम की प्राइस तकरीबन $3,000 पे ट्रेड हो रही है, आप 10 लेते हैं तो $30,000 का तो आपका इथेरियम आ जाएगा। और अगर वो इथेरियम आप रख लेते हैं और उसकी प्राइस चले जाती है 5 सालों के अंदर अंदर $10,000, जो कि मैं 10,000 से भी ऊपर देखता हूँ, $10,000 भी ऊपर जाती है, तो $3,00,000 तो ऑलमोस्ट आपका इधर से ही इथेरियम से निकल आएगा। इसी तरह टेरा लूना का जो स्टेबल कोइन है UST, उसकी डिमांड जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है और आइंदा 5 सालों के अंदर अंदर भी मैं मज़ीद इंक्रीज़ होते देख रहा हूँ। क्योंकि इनका जो स्टेबल कोइन है, एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन है, उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है। अगर ये एक्सचेंजेस इसको UST को लिस्ट करना शुरू कर देते हैं और उससे फिर ट्रेडिंग के पेयर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं तो UST की डिमांड और बढ़ेगी। और अगर बढ़ेगी तो चूँकि UST इनका जो स्टेबल कोइन है, जितनी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती है, पीछे से टेरा लूना की जो प्राइस है वो बढ़ती है, क्योंकि उसकी सप्लाई बर्न करके मज़ीद UST की डिमांड पूरी की जाती है। तो लूना भी मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम आपके पास 100 के करीब लाजमी होने चाहिए। उसके बाद बाइनांस BNB के टोकन आप जैसे तैसे करके उसके 25 टोकन आपके पास लाजमी होने चाहिए BNB बाइनांस के। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन $400 का एक है, $500 का भी लगाना है। तो आप मतलब 25 BNB अपने पास रखें। तो मैंने वैसे 30 रखे हैं फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग। आप 25 से 30 के दरमियान BNB ले लें। उसके बाद फैंटम, एवलांच, डार्ट और एडा को मत भूलिएगा, एडा भी आपके पास लाजमी होने चाहिए। इस वक्त जो इसकी प्राइस है, अगर आप 10,000 एडा भी ले लें, $1 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, उसके करीब हो रहा है। अगर आप 10,000 भी एडा टोकन लेते हैं तो तकरीबन आपको 10,000 $11,000 के पड़ेंगे, लेकिन ये भी अच्छा खासा आपको सरप्राइज दे सकते हैं एडा। उसके अलावा पोल्का डॉट बहुत नीचे गिरा है। ये मल्टी चेन प्रोजेक्ट है, मेरी नज़र में हाईली, जिस तरह की हाइप आपको सोलाना में, एवलांच में, टेरा लूना में नज़र आ रही है, उस तरह की पोल्का डॉट में आपको हाइप नहीं नज़र आई है।
जैसे ही उसमें इस तरह की हाइप बनेगी तो ये भी आपको एकदम सरप्राइज करेगा। तो आपने पोल्का डॉट भी लाजमी कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं तो 200 के करीब आपके पास, या चलें 100 कर लें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। उसको भी लें, एडा को भी लें, सोलाना को भी लें, एवलांच को भी लें। इसमें क्या है, आप डाइवर्सिफाई कर दें अपने $1,00,000 को। इनमें से ऑलमोस्ट ये जितने लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 50% ब्लॉकचेन्स ऐसे होंगे जो कई गुना आपको गेन देंगे, और बाकी जो 50% रह जाएंगे वो भी आपको नुकसान नहीं देंगे लेकिन उतना गेन नहीं होगा। तो अगर आप सबको मल्टीप्लाई करें, आई एम श्योर कि विद इन 5 ईयर आपका $1,00,000 $1 मिलियन तक हो सकता है। ठीक है, और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरा अंदाज़ा है, इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर मार्केट इसी तरह मोमेंटम पकड़ती है जिस तरह के पिछले जो मार्केट की हिस्ट्री रही है, और जिस तरह के फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, सोशो इकोनॉमिक जो चेंजेस हो रही हैं, वो सारी चेंजेस को बुनियाद बना के मेरी एक अपनी ओपिनियन है, तो वो गलत भी हो सकती है और वो सही भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।